नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनालिटिकल एजुकेशन में। मैं राहुल गुप्ता। आज इस वीडियो में चर्चा करूंगा आत्मनिर्भर भारत के टॉपिक पर। चर्चा करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई जा रही वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। चलिए आइए जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, इसके कितने चरण होंगे, इसका पैकेज क्या है, इसके स्तंभ कितने हैं। इन सभी विषय पर चर्चा वीडियो के माध्यम से मैं आपसे करूँगा। दोस्तों, इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत ही क्यों रखा गया? कुछ और भी रखा जा सकता था, लेकिन ऐसा इसलिए किया गया है कि हाल ही में कमेटी बनाई गई जिसमें वित्त मंत्री जी ने बताया है कि इसमें देश की गरीब जनता, मध्यम वर्गीय जनता और धन वर्गीय लोगों को साथ मिलाकर इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। इसमें मंत्रिपरिषद और पीएमओ ऑफिस को भी शामिल किया गया है। इन सबको मिलाकर हमारे देश की ग्रोथ कैसे बढ़ सके और हमारे देश को सेल्फ रिलायंस कैसे बनाया जा सके, इसीलिए इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत दिया गया है। चर्चा में क्यों? भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान देश को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान की चर्चा की गई है तथा आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। इसमें दो बातें आई हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान और आर्थिक प्रोत्साहन। आइए इस विषय में जानते हैं। आत्मनिर्भर भारत को जानते हैं, इसका मतलब क्या है? हमारे देश में हमें जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे हम खुद कैसे बना सकें, ऐसी क्षमता हमारे देशवासियों में होनी चाहिए, तभी हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। इस अभियान का जो मेन मोटिव है वो है आत्मनिर्भर होना। आप लोग देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत के साथ इस अभियान को जोड़ा गया है। इस अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की भी घोषणा की गई है, क्योंकि अभियान की बात करें तो इसका मतलब कुछ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये रुपए खर्च किए जा रहे हैं हमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए। इसी को बेसिकली बोला जा रहा है आत्मनिर्भर भारत अभियान, या हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, जो 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज आया है उसे ही इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। आइए इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से पहले और बाद की दुनिया के बारे में बात करते हुए कहा है कि 21वीं सदी के भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। इस बात को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर भारत को मॉडर्न इंडिया या आत्मनिर्भर भारत की स्थापना करनी है तो भारत के लोगों को लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। आत्मनिर्भर तभी वो बन सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि भारत को कोविड-19 महामारी संकट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा है, इस बात को उन्होंने इस तरीके से समझाया है कि भारत को इस संकट की घड़ी को एक उपयोगी समय के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और एक अवसर के रूप में लेना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत वर्तमान वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भरता और आत्म केंद्रित से अलग है। पहले ये दोनों चीजें एक ही परिभाषा के अंतर्गत आती थी, लेकिन आज समय के साथ साथ इन दोनों परिभाषाओं में चेंजेस आ गए हैं। भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना में विश्वास करता रहा है, क्योंकि भारत दुनिया का ही हिस्सा है। अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। जाहिर है दोस्तों, दुनिया का कोई भी देश अगर प्रगति करता है तो उसकी जीडीपी में ग्रोथ आएगी, जिससे दुनिया की जीडीपी में भी कुछ ना कुछ उसका लाभ होगा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। इस अभियान का जो मेन उद्देश्य यह है कि दुनिया की विकास में मदद करना और भारत के विकास में भी मदद करना। इसमें किसी भी तरह का वैश्वीकरण का बहिष्करण नहीं किया जा रहा है। चरण, इसमें 2 चरण हैं। पहले चरण में इसमें चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा मिल सके। आइए जानते हैं स्थानीय विनिर्माण और निर्यात क्या है। लोकल मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए आप सभी को याद होगा एक मोदी जी ने एक बात कही थी, वोकल फॉर दी लोकल का स्लोगन। चाहे दुनिया का आज की कोई भी ग्लोबल कंपनी हो, अपनी स्टार्टिंग लोकल मैन्युफैक्चर से ही की और वहाँ के लोकल सपोर्ट की वजह से ही ग्लोबल कंपनी बनी है। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हमें भी लोकल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, स्वदेशी अपनाना चाहिए और उसे सपोर्ट करना चाहिए, जिससे उसकी दुनिया में पहचान बन सके। दूसरे चरण में, इस चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों का प्रोत्साहन किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ, इस आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ के रूप में इसमें 5 चीजें प्रमुख रूप से बताई गई हैं। इन 5 चीजों के बारे में आइए जानते हैं। पहली, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को ऐसे जीडीपी को बढ़ाना होगा। अब छोटे मोटे चेंजेस नहीं, क्वांटम जंप की हमें आवश्यकता है। अवसंरचना,
या इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बन सके। मतलब कि हमें ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था लानी होगी जो मॉडर्न इंडिया की पहचान विश्व स्तर पर बन सके। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली। आजकल हम जो भी चीज़ें आसपास देख रहे हैं, जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं, उनका उपयोग अधिक से अधिक करना होगा, तभी हम आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। गतिशील जनसंख्यांकी, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? आप सभी जानते हैं देश की 65% युवा शक्ति है, जिसमें उनकी आयु 30 वर्ष से नीचे बताई गई है। उनकी शक्ति को हमें आत्मनिर्भर भारत के ऊर्जा के रूप में उपयोग करना होगा। मांग को हम इस नजरिए से देख सकते हैं कि मांग आपूर्ति सप्लाई चेन की क्षमता का पूरे आत्मनिर्भर के साथ उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे आत्मनिर्भर भारत की स्थापना की जा सके। जाहिर है दोस्तों, हमारे देश की लगभग 130 करोड़ की आबादी है, तो मांग होना स्वाभाविक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आर्थिक प्रोत्साहन, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज कोविड-19 महामारी की दिशा में सरकार द्वारा की गई है। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं कि कोविड-19 के द्वारा आ रही दिक्कतों की वजह से इस अभियान के माध्यम से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उसके ऊपर जो काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए सरकार ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। पूर्व घोषणा तथा आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय को मिलाकर 20 लाख करोड़ रुपए का यह पैकेज अभियान बताया गया है, जो भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। इस पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानून आदि चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, इसकी हाल ही में स्थापना की गई है। आइए से जानते हैं क्रेडिट गारंटी योजना क्या है। क्रेडिट गारंटी योजना बैंकों द्वारा एमएसएमईएस, इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग को दिया जाने वाला अधिकतर ऋण उनकी परिसंपत्तियों के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर कोई संकट के समय इस संपत्ति की कीमतों में कमी आती है, तो इससे इन उद्योगों को ऋण लेने की क्षमता बाधित हो सकती है। संकट के समय में बैंक इन उद्यमों को ऋण देने से मना भी कर सकते हैं और ऋण देना कम भी कर सकते हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में बैंकों को क्रेडिट गारंटी दी जाती है। यदि इन उद्योग ऋण चुकाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो ऋण सरकार के द्वारा चुकाया जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं, यदि सरकार एक फर्म को मान लीजिए 1 करोड़ रुपए का ऋण देती है, ठीक है, और उसे 100% क्रेडिट गारंटी दी जाती है। इसका मतलब है कि बैंक उस फर्म को 1 करोड़ रुपए का उधार दे सकता है। यदि फर्म भुगतान करने में विफल रहता है, तो सरकार 1 करोड़ रुपए का भुगतान बैंक को कर देगी। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव, समय समय के साथ परिभाषा में बदलाव आए। बदलाव क्या हुआ है? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार लघु उद्यम लघु ही बने रहना चाहते हैं, क्योंकि इससे इन उद्योगों को अनेक लाभ मिल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जो उद्योग जहां पे हैं वो वहीं पे रहना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें अनेक लाभ वहां पर बने रहने से मिल रहे हैं। नवीन परिभाषा के मानदंड क्या है? इसमें क्या किया गया है? निवेश सीमा को संशोधित किया गया है। कंपनी के टर्नओवर को मापदंड के रूप में लिया जा रहा है। निर्माण और सेवा क्षेत्र के जो बीच का अंतर उसको खत्म किया गया है। हालांकि नवीन परिभाषा के लिए अभी आवश्यक कानूनों में संशोधन करना हमें बाकी है। जब तक संशोधन नहीं होगा तब तक ये चीजें लागू नहीं हो सकती। नवीन परिभाषा की आलोचना, आप लोगों जानते हैं कोई भी अगर नई चीज आती है तो उसकी आलोचना होना एक स्वाभाविक सी बात है, इसलिए इस परिभाषा की भी आलोचना की गई है। आइए जानते हैं उस आलोचना के बारे में। इस बदलाव की आलोचना की जा रही है कि नवीन एमएसएमई की परिभाषा वैश्विक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। नवीन परिभाषा में 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाली कंपनियों को लघु माना जाएगा, परंतु वैश्विक स्तर पर 75 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले उद्यमों को लघु उद्यम माना जाता है। हमारे देश के अनुसार जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के करीब है उन्हें लघु माना जाता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर या 75 करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली कंपनी को लघु माना जाता है। एमएसएमई की नवीन परिभाषा से उद्यमों को उनके आकार के कारण प्राप्त होने वाले लाभ संबंधी समस्या का समाधान संभव होगा। नवीन परिभाषा से इन उद्योगों को काफी लाभ होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप
वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कोई भी अच्छे सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।